हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं वोले सोइंका के पॉपुलर प्ले डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन। 1975 में ये पब्लिश हुआ था। इसकी जो सेटिंग है वो नाइजीरिया है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर। अफ्रीका का एक एथनिक ग्रुप है, योरोबा ग्रुप, और उनके ग्रुप और उनकी ट्रेडिशंस के ऊपर ये कहानी है। तो कहानी शुरुआत होती है, एक ट्रेडिशनल योरोबा मार्केट है जहाँ पर योरोबा विमेन्स डांस कर रही हैं, गाने गा रही हैं, और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट की, जिसका नाम है एलिसन। एलिसन एक आदमी है और वो वहाँ के जो ट्राइबल किंग है या उनका हॉर्समैन है। इनके यहाँ पर एक रिवाज है कि अगर किंग की डेथ हो जाती है तो उनका जो हॉर्समैन है उसको भी मरना पड़ता है ताकि वो आफ्टर लाइफ में किंग का कंपेनियन बन सके। कुछ दिनों पहले ही किंग की डेथ हुई है, इनके ट्राइबल किंग की डेथ हो चुकी है, इसीलिए अब एलिसन की बारी है, एलिसन को भी मरना होगा। अब एलिसन हमें नॉट ए बर्ड की कहानी सुनाता है, जिसमें डेथ अलग अलग लोगों के पास जाती है, पूछती है अपने साथ आने के लिए। तो सब लोग, जितने भी लोग उसमें कैरेक्टर वो कहानी बताता है, कह रहे थे नॉट आए, मतलब कि हम डेथ के साथ नहीं जाने वाले, हमें नहीं जाना। पर जब डेथ एलिसन के पास आती है, एलिसन नॉट आए नहीं कहता है, और वो कहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, वो डेथ को स्वीकारने के लिए तैयार है। प्रेस सिंगर कहता है कि एलिसन का ये सेक्रीफाइस खाली नहीं जाएगा, एलिसन को हमेशा याद रखा जाएगा। तभी मार्केट प्लेस में आयलोजा मार्केट प्लेस की लीडर है और एल्डर है, जिसकी मार्केट प्लेस की सब औरतें रिस्पेक्ट करती हैं। अब वो आती है, अब एलिसन से पूछती है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो तुम्हें मरने से रोक सकती है, तुम्हें पीछे रोक सकती है तुम्हारे ट्रेडिशन को फॉलो करने से। तो एलिसन कहता है कि मेरी ज़िंदगी एक ग्रेट लाइफ थी, ऑनर से भरी हुई ज़िंदगी थी, पर जब ऑनर ख़त्म हो जाता है तो लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, और उसका ऑनर तो उसका ट्रेडिशन फॉलो करने में ही है। फिर एलिसन आयलोजा से एक कि वो मरने से पहले एक यंग वुमेन से शादी करना चाहता है। फिर एलिसन एक खूबसूरत सी यंग लेडी को शादी करने के लिए पसंद भी कर लेता है। आयलोजा कहती है कि एलिसन, इसकी तो पहले से ही शादी हो चुकी है, पर एलिसन क्योंकि उसी औरत के लिए, उसी लेडी के लिए डिमांड करता है, सोचती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, वो मरने वाला है तो सेरेमनी को एक ठीक तरीके से होना चाहिए। पर वो एलिसन से कहती है कि याद रखना, तुम मटेरियल वर्ल्ड से अटैच मत हो जाना। एक्ट 2 की शुरुआत होती है एक बंगलो के वेरेंडा से, जहाँ पर इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साइमन पिल्किंग्स और उनकी वाइफ दोनों के दोनों डांस कर रहे हैं। उन्होंने ई गुनगुन कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। ये जो ई गुनगुन कॉस्ट्यूम होते हैं ये एक तरह के मस्करेड कॉस्ट्यूम होते हैं, वो भी योरोबा कल्चर के, जो दर्शाते हैं जो डेड ओल्ड एंसेस्टर्स को। अब वहाँ पर एक ब्लैक नेटिव पुलिसमैन आता है जिसका नाम है अमूसा, यानी कि ये एक ब्लैक मैन है जो कि इंग्लिश लोगों के साथ काम करता है। जब वो आता है तो इनको, इस कपल को ई गुनगुन कॉस्ट्यूम पहना हुआ देखकर बहुत नर्वस फील करता है। साइमन अमूसा को बताता है कि आज रात को जो बॉल होने वाला है वो उस बॉल में ये कॉस्ट्यूम पहन कर जाने वाले हैं। अमूसा उन लोगों को इस कॉस्ट्यूम में देखकर इतना नर्वस और स्कैर्ड होता है कि वो अपनी न्यूज़ जो वो देने आया होता है वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहा होता। तो वो लिख के चला जाता है, जो उसकी न्यूज़ होती है वहाँ लिख देता है एक पेपर पे, एक पैड पे, वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद साइमन वो नोटपैड पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि एलिसन ओबा आज रिचुअल सुसाइड करने वाला है, यानी रिचुअल की वजह से, उनका रिचुअल है जिसमें उसे सुसाइड करनी है, वो करने वाला है। अब क्योंकि ये योरोबा लोगों के लिए तो कल्चर है, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, पर इंग्लिश लोगों के लिए ये क्राइम है। सुसाइड कमिट करना इज अ क्राइम, वो भी रिचुअल के पर्पज से। पर पिल्किंग के पास अब इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है। साइमन पिल्किंग अपने एलिसन ओबा के साथ के पास्ट के बारे में सोचते हैं। पहले एक बार एलिसन ओबा का बेटा था ओलिंड, उसे साइमन पिकलिंग ने मैड स्कूल में पढ़ने के लिए लंदन भेजने की कोशिश की, जिस बारे में एलिसन ओबा को जब पता चला तो उसने काफ़ी ज़्यादा झगड़ा किया और लड़ाई हुई। हालांकि बाद में सीक्रेट तरीके से ओलिन को लंदन भेज दिया गया मैड स्कूल में पढ़ने के लिए। अब को ड्रम्स की आवाज़ आती है तो वो अपने एक हाउस बॉय से, जो कि अभी अभी क्रिश्चियन बना है कन्वर्ट होकर, जोसेफ, उससे ड्रम्स की आवाज़ के बारे में पूछता है जो कहीं दूर से आती हुई सुनाई दे रही है। वो जोसेफ बताता है कि इन ड्रम की आवाज़ ऐसी लग रही है या तो डेथ या फिर मैरिज ऑफ ग्रेट चीफ।
अब जो पिल्किंग है वो अमूसा को एक नोट देने के लिए जो शेफ से कहता है, जिस नोट में लिखा है कि एलिसन नोवा को अरेस्ट कर लो, और वो अपनी वाइफ जेन के साथ बॉल के लिए चला जाता है। अब एक्ट 3 शुरू होता है और एक्ट 3 की शुरुआत होती है मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस अब जो काफ़ी सजा सजाया है और पूरे रिच क्लोथ से ढका हुआ है, उसके दरवाजे पर हम देखते हैं कि कुछ एजिटेटेड वुमेन खड़ी हैं जो कि मार्केट प्लेस की लेडीज़ हैं, और वो अमूसा को अंदर आने से रोक रही हैं। अमूसा जो कि एलिसन नोवा को अरेस्ट करने के लिए आया है, उसे अंदर आने से रोक रही हैं। वो अमूसा को वाइट मैन का पॉन बताती हैं। अब वो औरतें अमूसा को और वाइट मैन्स को टीच करने लगती हैं, मूक करने लगती हैं, उन्हें कैसे भी कर अंदर घुसने से रोक रही होती हैं। तभी वहाँ आयल हो जाती है, वो औरतें ये सब करती हैं, जिससे अमूसा कहता है कि वो वापस आएगा और ज़्यादा वेपन्स के साथ वापस आएगा अगली बार, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब एलिसन नोवा की एक उसकी ब्राइड के साथ एंट्री होती है। उसके हाथ में वाइट कलर का क्लोथ है जो दिखा रहा है कि उनकी शादी हो चुकी है। एलिसन विश करता है कि उसकी ब्राइड तब तक वहाँ रहे जब तक कि वो मर नहीं जाता, और वो मार्केट प्लेस में ही मरने की इच्छा जाहिर करता है। और फिर एलिसन बताता है कि किंग का जो डॉग है वो मर चुका है, हॉर्स भी जल्दी मर जाएगा, और उसके बाद उसकी बारी है, और उसकी जो आत्मा है डॉग उस हॉर्स और किंग के साथ यूनाइट हो जाएगी। इसके बाद एलिसन डांस करने लगता है, ये बताने के लिए कि वो आफ्टर लाइफ में डांस करते हुए जाना चाहता है, जिस पर प्रेस सिंगर उसकी तारीफ करते हैं और एलिसन से पूछता है कि तुम अभी भी मरना चाहते हो। अब एलिसन एक बेहोशी जैसी स्थिति में पहुंच जाता है, मतलब ऐसी स्थिति में जहां वो आधे होश में है, उसे आधा सुनाई दे रहा है। प्रेस सिंगर पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे सुन पा रहे हो, जिस पर एलिसन कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत मुझे सुनाई दे रहा है, पर मुझे वॉइसेस गाइड कर रही हैं डेथ की तरफ। वो डांस कर रहा होता है, धीमे धीमे उसके जो स्टेप्स होते हैं हैवी होते चले जाते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि वो डेथ के करीब पहुंचता जा रहा है और वर्ल्ड ऑफ लिविंग को छोड़ने वाला है। और शुरू होता है एक्ट 4। अब सीन शुरू होता है बॉल में। बॉल में सब लोग वहाँ के प्रिंस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही प्रिंस आते हैं बॉल स्टार्ट हो जाता है। अब पिल्किंग अपनी वाइफ जेन के साथ प्रिंस को वेलकम करता है अपने ई गुनगुन कॉस्ट्यूम में। प्रिंस उनकी कॉस्ट्यूम से फैसिनेटेड फील करता है। वॉल्स चल रहा होता है, तभी एक फुटमैन आकर रेजिडेंट को एक नोट देते हैं। वो नोट पढ़ने के बाद रेजिडेंट, जो कि पिल्किंग का सीनियर होता है, वो पिल्किंग के पास जाता है और कहता है कि तुम सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे। दरअसल वो नोट अमूसा के द्वारा भेजा गया होता है मार्केट प्लेस की वेमेंस के बारे में शिकायत करते हुए कि कैसे उन लोगों की वजह से वो अंदर एंट्री ही नहीं ले सके। थोड़ी देर बाद अमूसा और उसके साथी आ जाते हैं। पिल्किंग उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी नहीं कहते। फिर पिल्किंग उसे कह देता है अमूसा को कि ही इज़ फ्री फॉर द डे। अब मिडनाइट का समय हो चुका है और पिल्किंग अपने कॉन्स्टेबल्स को लेकर मार्केट प्लेस की तरफ बढ़ता है। जेन वहाँ अकेले रह जाती है। तभी वो देखती है कि एक ब्लैक मैन वहाँ आया है। वो ओलेंड है, एलिसन का बड़ा बेटा। अब ओलेंड पिल्किंग्स के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गया है, और वो देखता है कि जेन ई गुनगुन कॉस्ट्यूम में है, तो वो इस बारे में एक ताना भी मारता है। अब जेन डिसअपॉइंटेड फील करती है और कहती है कि तुम्हें इस चीज़ की परवाह है। तो ओलेंड कहता है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, आई एम नॉट मैड, बट मुझे इतना पता चल गया है कि इंग्लिश लोग उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते जिसे वो समझते नहीं हो। ओलेंड बताता है कि वो यहाँ पर अपने फादर को बरी करने के लिए आया है और वो नहीं चाहता कि पिल्किंग उनका जो कल्चर है, उनका जो कस्टम है, उसके साथ छेड़छाड़ करे। वो कहता है कि उसके फादर के लिए मरना एक ऑनर की बात होगी। जेन इसे बार्बरिक बताती है और रोलिंस कहता है कि वर्ल्ड वॉर के ऐसे समय में ये जो तुम पार्टी कर रही हो और ये पार्टी करना, ये भी बार्बरिक ही है। जेन अब रोलिंस से पूछती है और प्रॉमिस लेती है कि वो आगे डॉक्टर बनने की जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखेगा, जिस पर रोलन कहता है ऑब्वियसली वो अपनी डॉक्टर बनने की पढ़ाई को कंटिन्यू रखेगा, वो डॉक्टर तो बनेगा ही। अब अचानक से जो ड्रम्स की आवाज़ें आ रही होती हैं वो फेड होती हुई जा रही हैं, कम होती चली जाती हैं, जिस पर ओलेंड कहता है कि उसके पिता की शायद डेथ हो चुकी है। हम ओलेंड और जेन कुछ बातें करते हैं और उसके बाद ओलेंड मार्केट प्लेस जाने के बारे में सोचता है, पर तभी वहाँ पिल्किंग आ जाता है। अब ओलेंड कहता है कि उसे अपने पिता की डेड बॉडी को देखने जाना चाहिए,
जिस पर पिल्किंग उसे रोकता है और कहता है कि नहीं नहीं, पुलिस सबको रोक रही है, बाहर एक क्राइसिस चल रही है, जेन इसके साथ रहो। अब जेन और ओलन ये सुनकर काफ़ी कंफ्यूज सा फील करते हैं। तभी कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ एलिसन की है, जो पुलिस वालों को बोल रहा होता है, वाइट मेंस को रोक रहा होता है कि वो उसे टच भी ना करे। जब एलिसन वहाँ पर अंदर आता है तो ओलन को देखकर शॉक हो जाता है कि उसका बेटा यहाँ क्या कर रहा है। ये देखकर वो बेहोश हो जाता है, जबकि ओलन जैसे ये देखकर डिसअपॉइंटेड फील करता है कि उसके फादर की अभी तक डेथ नहीं हुई है, और वो कहता है कि रिचुअल पूरा नहीं हुआ इसका मतलब। और ओलन को बहुत बुरा लगता है और ओलन कहता है कि उसका कोई पिता नहीं है। अब एक्ट 5 शुरू होता है, जिसमें एलिसन एक प्रिजन के अंदर बंद है, वो चेन्ड है, वो प्रिजन के बाहर से बाहर की तरफ देख रहा है। उसकी जो न्यूली ब्राइड है वो प्रिजन के बाहर बैठी हुई है और 2 गार्ड हैं जो उन पर नज़र रख रहे हैं। अब पिल्किंग वहाँ आता है और एलिसन से बात करने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि आज कितनी शांत रात है ना, एकदम शांत, एकदम क्वाइट। जिस पर एलिसन कहता है कि क्वाइट और शांत होना, पीस, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और एलिसन दावा करता है कि आज की रात पिल्किंग्स ने उसकी पीस को और उसके वर्ल्ड को, उसकी लाइफ को, सबको ख़त्म करके रख दिया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। पिल्किंग्स एलिसन को बताता है कि ओलन तुमसे थोड़ी देर बाद मिलने के लिए आएगा, और वो ये कहकर पिल्किंग्स वहाँ से चला जाता है। अब अकेले में एलिसन अपनी ब्राइड को बताता है कि आज जो कुछ हुआ और जो फेलियर हुई है वो मरा नहीं है। इसके लिए उसने वाइट मैन्स को जिम्मेदार ठहराया, फिर भगवान को, इवन अपनी ब्राइड को। पर वो एडमिट करता है कि सच तो ये है कि वो मरना नहीं चाहता। उसने इस फेलियर में खुद ही बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। अब फिर वहाँ पर आयलोजा आती है और आयलोजा एलिसन पे गुस्सा करती है। वो बहुत नाराज है। वो एलिसन को ट्रेटर बुलाती है, कवर्ड बुलाती है। एलिसन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है कि जब एलियन हैंड उसे लगा, यानी कि वाइट मैन्स का हाथ जब उसे लगा और जब उसे हैंडकफ्स पहनाई गई, तब वो भटक गया था। आयोलोजा कहती है कि हमेशा ऐसा होता है कि पेरेंट प्लांट होता है, वो नए प्लांट्स को जन्म देने के लिए खुद भी मर जाता है। कभी तुमने इसको उल्टा होते हुए देखा है? तो वो बोलता है एलिसन, नहीं। तो जिस पर आयोलोजा कहती है लेकिन अब ऐसा हो रहा है, दुनिया पूरी बदल गई है। अब पिल्किंग आयोलोजा से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, जिस पर आयोलोजा कहती है कि वो वैसे भी यहाँ एलिसन को सपोर्ट करने के लिए नहीं आई है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है, वो कहता है कि और भी आदमी और औरत अंदर आ रहे हैं, जिस पर पिल्किंग कहता है कि ये जरूर ओलन का काम होगा, शायद वही इनका लीडर बनकर आ रहा होगा। जिस पर जेन बोलती है हमें ओलन पर विश्वास रखना चाहिए। पिल्किंग कहता है कि उन्हें अंदर आने दो और धमकी भी देता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं उन सबको शूट कर दूंगा। जिस पर आयोलोजा वाइट मैन्स की आइडियोलॉजी पर क्रिटिसाइज करती है और टॉन्ट मारती है, कहती है कि एक ज़िंदगी बचाने के लिए तुम अन्य कई लोगों की ज़िंदगी ले लोगे। अब वहाँ अंदर औरतें आ जाती हैं और वो अपने साथ वाइट क्लोथ में किसी चीज़ को लेकर आई हैं, एक लंबी सी चीज़ को लेकर आई हैं और उसे नीचे रख देती हैं। प्रेस सिंगर कहता है कि इसके अंदर जो है वो भगवान का कंपेनियन है, भगवान का फेवरेट कंपेनियन है, और ये वो है जिसने एलिसन की जगह ली है। आयोलोजा जब कपड़े को हटाती है तो उसमें से ओलन की बॉडी दिखती है। ओलन की डेथ हो चुकी है। प्रेस सिंगर एलिसन को क्रिटिसाइज करता है कि दुनिया का ऑर्डर बिगाड़ दिया तुमने। अब एलिसन का जो ध्यान था वो केवल ओलन की बॉडी पर लगा हुआ था। वो अपनी ही चेन से अपने आप को मारने की कोशिश करता है और गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, एलिसन को बचाने की कोशिश करते हैं। इवन जो पिल्किंग होता है वो एलिसन को CPR देने की कोशिश करता है, बट एलिसन नहीं बच पाता। अब आयोलोजा साइमन से कहती है कि उसके इंटरफियर करने की वजह से आज पिता और बेटा दोनों की डेथ हो चुकी है। ओलन ने खुद को मार लिया क्योंकि एलिसन की सुसाइड नहीं हुई, ये जानकर उसे बहुत ही बुरा लगा। उसे लगा कि जैसे ऑनर ही छीन गया हो, तो उसने खुद ही सुसाइड कर ली। और ये देखकर अभी एलिसन ने भी सुसाइड कर ली और दोनों की डेथ हो गई। अंत में आयोलोजा ब्राइड से कहती है कि तुम अब अपने अनबॉर्न पर फोकस करो, यानी कि जो ब्राइड है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी एलिसन के बच्चे के साथ। तो आयोलोजा उससे कहती है कि अपने बच्चे पर ध्यान दो और ब्राइड को लेकर चली जाती है। तो यही था इस प्ले का एंड। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको कौन से प्ले की, कौन से नॉवल की
पोएम की या फिर किसी और वर्क की हिंदी समरी चाहिए, आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर समरी पसंद आई तो अपने फेवरेट लोगों को इस यूट्यूब चैनल का लिंक देना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।